बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नीदरलैंड के स्टडी वीज़ा के बारे में। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो नीदरलैंड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं वो वीज़ा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीदरलैंड के स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा netherlandworldwide.nl पे। यहाँ पे आप देखें यह वीज़ा सेक्शन के अंदर ट्रैवलिंग टू नीदरलैंड्स वीज़ा फॉर डू आई नीड अ वीज़ा, यस इसको चेक करते हैं। आई विल स्टे फॉर मोर देन 90 डेज़, ओके। आपका कंट्री पाकिस्तान है, ओके। आप क्यों जाना चाहते हैं नीदरलैंड्स में, तो आई वांट टू स्टडी। आपका क्या प्लान है, अगेन आई वांट टू स्टडी। आप यूरोपियन मेंबर स्टेट में तो नहीं रहते या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, नो, ओके जी। रेजिडेंस परमिट रिक्वायर्ड, तो आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए नीदरलैंड में स्टडी करने के लिए। तो इसके लिए आप जो अप्लाई करते हैं वो इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस, जिसको IND भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले तो हमें वीज़ा चाहिए, फिर उसके बाद जो है हम जाके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट होता है जो आपके बिहाफ पे आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वो अप्लाई करता है। और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो देन आपको वीज़ा मिल जाता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है, पाकिस्तानी हैं, ऑलरेडी कोई वैलिड डच रेजिडेंस परमिट नहीं है और पिछले 2 साल में भी नहीं था, ओके। तो मोर इन्फॉर्मेशन में देखें, ओके जी। यहाँ पे ये देखें, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए स्टडी के लिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो अप्लाई करेगा। ओनली दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर यू, ओके जी। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि यू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स आपके लिए जो होती हैं वो ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, आपका जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो आपके पास कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोगों की जो है ना हेल्थ को ख़तरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुदा नास्ता TB वगैरह तो नहीं है। और तीसरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो पुलिस रिकॉर्ड है वो क्लीन हो, आप पास्ट में किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप कन्विक्टेड नहीं हैं। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद है कि आपका प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हो, यानी आपके पास ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर मौजूद हो और आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं वो रिकॉग्नाइज़ हो नीदरलैंड के अंदर, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, आप एक फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, इनकम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। आपको नीदरलैंड के अंदर स्टडी करने के लिए एक ख़ास अमाउंट की ज़रूरत होती है जिसको हम स्टडी नॉर्म कहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है डिफरेंट तरीके से आप अपने इनकम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपके पास आपके अपने अकाउंट के अंदर जो है वो मौजूद हो। यू हैव द स्टडी नॉर्म फॉर 1 ईयर, आपकी अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपके नाम पे हो और आप उसमें से फ्रीली डिपॉज़िट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको उस पर्सन की स्टेटमेंट रिक्वायर होगी जिसके साथ आपका अकाउंट है कि आप जो है वो जब भी चाहें पैसे जितने चाहें निकलवा सकते हैं। उसके बाद आता है कि यू डिपॉजिट मनी ऑन द अकाउंट ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक ब्लॉक अकाउंट है जिसमें आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं और फिर वहाँ से मंथली जो है ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, ब्लॉक अकाउंट। क्योंकि इस तरीके से जो एम्बेसी है या जो इमिग्रेशन है वो आप पे ट्रस्ट करती है कि ओके आपके पास इतने पैसे हैं और आपको जो है ना वीज़ा दिया जा सकता है।
अच्छा, उसके बाद आता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तान से भी हो सकती है, HEC की स्कॉलरशिप, या आपको यूनिवर्सिटी ने जो आपकी नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी है वहाँ से स्कॉलरशिप मिली है, या आपको डच गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद आता है कि यू रिसीव फंड्स फ्रॉम अ कंपनी, लेकिन ये एज अ स्टूडेंट तो आपको किसी कंपनी से कोई फंड्स नहीं मिलते। ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो जॉब के लिए जा रहे होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है यू रिसीव मनी फ्रॉम अ पर्सन अब्रॉड, कि आपका जो स्पॉन्सर है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, और वो बंदा वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो किसी भी और कंट्री में हो सकता है नीदरलैंड्स के अलावा। और लास्ट वाला आता है कि यू रिसीव मनी फ्रॉम समवन इन द नीदरलैंड्स, कि आपका जो स्पॉन्सर है, गारंटर है, वो आप नीदरलैंड्स के अंदर ही है। तो ये जो स्पॉन्सर वाले वीज़ा होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द बेस्ट इज़ कि आपके पास स्कॉलरशिप हो, या आपने ब्लॉक अकाउंट में अपनी अमाउंट जो है ना वो रखवा दी हो। बैंक स्टेटमेंट को भी एम्बेसी इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती। तो ये हो गए आपके फाइनेंशियल मींस जिनसे आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो इतने पैसे हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। और नीदरलैंड का वीज़ा जो है, जब भी आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिलती है तो वो जस्ट 1 ईयर की मिलती है, और आपको हर साल जो है प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं या आपके पास जॉब है। उसके बगैर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। ये होगी रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस क्या है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जी, प्रोसेस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हमने चेक कर ली। कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वो आपको आगे ये MVV के लिए बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं, और आपके बिहाफ पे वो अप्लाई भी कर देते हैं। इसमें आपको जो काम करना है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज्ड हों, और अगर वो डच, इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उनको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। अब लीगलाइज कहाँ से करवाते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बोर्ड से, IPCC से, HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लीगलाइज करवाने पड़ते हैं। अब जो डच यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो नीदरलैंड्स के अंदर हैं चाहे बेल्जियम के अंदर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। उनके लिए आपको प्रॉपर उनकी लीगलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो लीगलाइज आप कहाँ से करवाते हैं? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को तो आपने करवाना होता है IPCC से, HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और इसके बाद जो है आपको डच एम्बेसी से भी उनको लीगलाइज करवाना पड़ता है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसकी कॉस्ट कोई 20 to 30 यूरो पर जो है वो डॉक्यूमेंट पड़ती है आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको आप पहले से लीगलाइज करवा के रख लें। नेक्स्ट स्टेप है जी, अप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको अप्लाई नहीं करना, आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगी। आपने जस्ट जो है ना वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और वो आपके प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट या MVV के लिए अप्लाई करेंगे। आपको पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, तो वो है तकरीबन 243 यूरोज़, और ये सबको पे करनी पड़ती है सिवाय उन लोगों के जो कि स्कॉलरशिप पे हैं, जो कि डच स्कॉलरशिप पे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से है चाहे डच गवर्नमेंट की तरफ से है। उसके अलावा आपको अगर पाकिस्तान से स्कॉलरशिप मिली है तो फिर भी आपको पे करने पड़ेंगे, और जो सेल्फ़ फाइनेंस पे हैं उन्हें तो डेफिनेटली पे करने पड़ेंगे जी। इसके बाद जो है डिसीजन पीरियड है, जो IND है वो विदिन 60 डेज़ या 2 मंथ्स कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं, और आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है या आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं इस वेब लिंक पे जाके। डिसीजन लेटर है वो आपके यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है, और वो आपको बता देते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नेगेटिव है तो आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब आपका डिसीजन आ गया है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अब आप जो है एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट करें, आपको बायोमेट्रिक्स होंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह ली जाएगी, और अपना वीज़ा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके जो है यूनिवर्सिटी को ही बताया जाएगा, और आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करके अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर आपका पॉजिटिव डिसीजन आ गया है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने डच एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने वीज़ा को स्टिकर करवाने के लिए। यहाँ पे हम अगेन पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और मेक एन अपॉइंटमेंट, यस। यहाँ पे मेक एन अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 1 है, कैटेगरी जो है वो MVV वीज़ा है। ओके जी, ये जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं ये डेट्स अवेलेबल हैं। ये जो ग्रीन में डेट्स हैं ये अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कोई सिलेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने सेलेक्ट की तो वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आपने जस्ट यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है और सबमिट कर देना। तो ये हो गया आपका वीज़ा के लिए। आपको अपना वीज़ा मिल गया है और उसके बाद आप नीदरलैंड चले गए हैं और वहाँ पे आपने जो है ये अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने रेजिडेंस परमिट के लिए। तो इसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको लेटर मिल गया है, मैसेज मिल गया है या आपने एक SMS मिल गया है, तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लोकेलिटी के हिसाब से आप कहाँ पे हैं तो आप इनमें से कोई भी डेस्क सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये डेट्स हैं और आप कोई भी डेट या कोई भी टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और देन नेक्स्ट डिटेल्स हैं और यहाँ पे आपको जो है ना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और अपॉइंटमेंट जो है ना कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जो है फिज़िकल कार्ड जो है रेजिडेंस परमिट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको नीदरलैंड के स्टडी वीज़ा की समझ आ गई होगी, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और नीदरलैंड की जो एम्बेसी है वो सबसे जो है फास्टेस्ट एम्बेसी समझ लें, जो सबसे जल्दी जो है वो एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है, जिसका वीज़ा रेशो भी काफ़ी हाई है। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हों, अच्छे से प्रिपेयर्ड हों, उनकी प्रॉपर लीगलाइजेशन हो और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि वेरीफाई करना बहुत आसान है और आप उस पहले स्टेप पे ही पकड़े जाते हैं। सेकेंडली, कोशिश करें कि आप जो है स्पॉन्सरशिप लेटर के थ्रू अप्लाई ना करें, आप ब्लॉग अकाउंट के थ्रू अप्लाई करें और ब्लॉग अकाउंट भी वो जो आपने इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो बनवाया हो, उनके अकाउंट में पैसे डाले हों। अपने अकाउंट की स्टेटमेंट की बेस पे अप्लाई करेंगे तो वो भी काफ़ी चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान, इसको जितना हो सकता है अवॉइड करें। ब्लॉक अकाउंट इज़ बेस्ट। और अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो नीदरलैंड में है तो तब थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्पॉन्सर या अपनी बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वीज़ा रिजेक्शन की रेशो काफ़ी हाई होती है। ब्लॉक अकाउंट यूज़ करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपका जो 2 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।